आज इतने सालों बाद किस्मत फिर ले जा रही है मुझे वहाँ, जहाँ कभी वो भी थे। वह जो मेरी स्मृतियों से कभी विलुप्त तो नहीं हुई, पर कहीं गहरे दब चुकी थी। लेकिन समय ने आज फिर उसकी स्मृतियों को गहरे गड्ढे से उबार दिया था। तभी 8 साल के मेरे बेटे आशु ने कहा, पापा, यह कितनी सुंदर जगह है। ऊंचे पहाड़, जंगल। हाँ बेटा, और यहाँ झरने भी हैं। वाह पापा, आप मुझे दिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। झरने की बात से पुरानी स्मृति का एक और धागा खिंच गया था पराग के मन में। उनकी गाड़ी जैसे ही उस कस्बे के अंदर घुसी, उसके कानों से टकराया, बुद्धू, ये क्या स्मृतियों की आवाजें भी होती हैं क्या? वह मुस्कुराया। तभी प्रीति बोली, पराग, हम पहुंच गए। वह एक सरकारी आवास था। ओह, अच्छा है, इस बार दूसरा मिला। खैर, पिछली बार वाला तो टूट फूट चुका होगा, पराग ने मन में सोचा। क्या हुआ पराग, आप कहीं खोए हुए हैं? कुछ नहीं प्रीति, मैं यहाँ पहले भी 2 साल ड्यूटी कर चुका हूँ। इस जगह को देखकर पुरानी यादें याद आ रही हैं। अब तो यहाँ के लोग मुझे भूल भी चुके होंगे। 18 सालों में कितना कुछ बदल गया है। जंगल कम हो गए हैं, घरों की संख्या बढ़ गई, इमारतें बड़ी हो गई हैं। प्रीति ने मन ही मन में कहा, इंसान को अपने अतीत से कितना प्यार होता है। अतीत की याद और भविष्य की चिंता, इन दोनों के बीच वर्तमान पिस जाता है। बेचारा, यहाँ अतीत कोई और है जिसे मैं जानती नहीं। भविष्य आंसू है और वर्तमान बेचारी मैं, जिस पर पराग कभी ध्यान ही नहीं देते। प्रीति हमेशा यह महसूस करती थी कि पराग उसके होकर भी पूरी तरह उसके नहीं थे। अगली सुबह पराग और आशु घूमने के लिए निकले। अपने पुराने सरकारी आवास के पास से गुजरते हुए पराग ने देखा, वह बिल्कुल खंडहर हो चुका था। लेकिन उसकी नज़र उस खंडहर हो चुके घर के बगल वाले कमरे पर पड़ी तो वह दंग रह गया। वह आज भी वैसा का वैसा था, लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं रहता। वे तो 18 साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया। वह वहां से आगे बढ़ गया और ठीक उसी समय उसके पीठ पीछे उस कमरे का दरवाजा खुला। अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरने लगी। जब पराग उसी घर पर था तो उस कमरे से जुड़ा उसका पुराना मुंह जब तक उसे उस ओर खींच लेता था। उस दिन शाम को आंसू का हाथ पकड़कर जब वह टहल रहा था तो उसने देखा उस कमरे का दरवाजा खुला था। अच्छा, तो कोई रहने लगा है उस कमरे में, तभी तो वह इतना साफ सुथरा दिख रहा था। उसी समय उसने दरवाजे पर उसे देखा। उसने दोबारा अपनी आंखें मली, ये कैसे हो सकता है? पर नहीं, वो वही थी, सोमा। इतने सालों बाद वह जरा पास पहुंचा। उसने देखा सोमा की नजरें आंसू को निहार रही थीं। जब तक पराग और आंसू उस कमरे के पास पहुंचे, वह दरवाजा बंद करके अंदर जा चुकी थी। इतनी रुखाई किस बात की? बात तो कर सकती थी ना। अच्छा, हो सकता है उसका पति हो अंदर, उसको पसंद ना हो सोमा का अजनबियों से बात करना। अब मैं उसके लिए अजनबी थी तो हूँ, पराग मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। अगली शाम पराग, आंसू और प्रीति तीनों जब उस ओर टहलने निकले तो पराग ने देखा उस कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। अच्छा, कहीं गई होगी अपने पति के साथ, पराग फिर बुदबुदाया। उस रास्ते से गुजरते हुए 1-2 बार और पराग ने सोमा को अकेले ही दरवाजे पर खड़ा पाया। बस सोच रहा था, वो बात क्यों नहीं करती मुझसे? हो सकता है उसने जो मेरे साथ किया, ये सोचकर उसे शर्म आती हो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अकेले ही रहती है। क्या हुआ होगा? पति ने छोड़ दिया क्या, या खुद ही छोड़ आई? बड़ी नकचड़ी तो थी, अपने मन की रानी थी। उसके मन को भा गया सो भा गया, जो नहीं भाया फिर उसे ब्रह्मा भी समझाए तो वो नहीं मानती थी। पर बच्चे तो होंगे उसके, या वो भी नहीं है? फिर इतना लंबा जीवन अकेले कैसे काटेगी? क्या करने आया हूँ? क्या हो रहा है? ड्यूटी पर तो ध्यान ही नहीं लग रहा मेरा। सारा मन सोमा में ही अटका पड़ा है। कहीं प्रीति कुछ गलत ना समझ ली, वो क्या सोचेगी?
एक बार सोमा से बात हो जाए तो मेरे भटकते मन को शांति मिल जाए। 18 साल पहले इसी जगह पर जब पराग की पहली पोस्टिंग हुई थी, यहाँ के पंचायत विभाग में अधिकारी के पद पर सोमा उसके सरकारी घर के बगल वाले कमरे में रहती थी। एक कमरा और उसमें 3 लोग, शोभा और उसके माँ बाबा। पहली ही नज़र में पराग उसके भोलेपन और सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया था। अपनी सहेली इरा के साथ कई बार हंसती, खिलखिलाती और तिरछी नजरों से पराग को देखती सोमा उसके सामने से गुजर चुकी थी। एक दिन उसकी माँ आई थी पराग के पास। बाबूजी, अगर आप चाहो तो सोमा को अपने यहाँ काम पर रख लो, झाड़ू बर्तन कर देगी आपका। पराग का मन तो नहीं था, लेकिन सोमा इसी बहाने उसके सामने रहेगी, ऐसा सोचकर उसने हाँ कर दी। ठीक है, उसे कल से भेज दीजिएगा। सोमा अगले दिन से ही उसके यहाँ आने लगी। घर के बगल में ही उसका कमरा था। जब तब वह वहाँ से यहाँ फुदकती रहती। यहाँ तक रात को भी पराग को खाना खिलाकर ही अपने घर जाती थी। जब पहली बार पराग ने कहा था, शोभा कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम, कैसे खुश हो गई थी वह। और जब पराग ने बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या हमेशा के लिए हमारे खाना बनाने वाली बनोगी क्या, वह तुनक कर बोली थी, तो क्या बस खाना ही बनवाओगे तुम हमसे, हमेशा हुक्म चलाएंगे हम तुम पर। पराग बेचारा देखता रह गया था, उससे ऐसे जवाब की उपेक्षा नहीं थी। फिर जब सोमा को समझ आया कि उसने क्या कह दिया, तो सीधे अपने कमरे में भागी थी, सिर पर पैर रख के। उस दिन यह बात तो साफ हो गई थी कि सोमा भी पराग को चाहती थी। एक दिन उस पहाड़ी के पास वाले झरने तक घूमते हुए चले गए थे दोनों। पराग ने पूछा था, तुम्हारा नाम सोमा किसने रखा? अरे वो मैं सोमवार को पैदा हुई थी ना, तो मेरा नाम सोमा हो गया। अच्छा, तब तो मैं बुधवार को पैदा हुआ हूँ, तो तुम्हारा नाम बुद्ध होना था। जो उसे खिलखिलाकर हंस पड़ी थी वह। पराग उसे हंसते देखकर खुश हो गया था। एक झरना सोमा के सफेद मोतियों जैसे दांतों में भी उतर आया था। हंसी का झरना। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना, तुम इतने बड़े साहब, मैं एक गरीब लड़की। लो, इस झरने की कसम खाता हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो गाना नहीं सुना तुमने बुद्धू? झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम है। तुम इन पहाड़ों की कसम लो जो हमेशा अचल अटल रहते हैं। इन झरनों की कसम का क्या, ये तो बहते रहते हैं। अच्छा बाबा, इन पहाड़ों की कसम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस दिन ट्रांसफर के बाद पराग जा रहा था। सोमा, तुम इंतजार करना, मैं कुछ दिनों में ही तुम्हें लेने आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। वादे के मुताबिक आया तो था 1 महीने बाद पराग अपने माँ बाप को मना कर, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो इस कमरे में ताला लटका हुआ था। सोमा का परिवार कहीं नहीं था। ईरा ने बताया सोमा की शादी हो गई है, उसके माँ बाप इस कस्बे को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। कुछ टूट कर बिखर गया था पराग के अंदर। वह बड़बड़ाया था, हाँ, पहाड़ों की कसम या झरने की कसम, कसम तो मैंने ही ली थी, वह तो आजाद थी ना कुछ भी करने के लिए। प्रीति, आंसू नहीं दिख रहा, कहाँ गया? अरे बाहर ही तो खेल रहा था, मैं देख कर आता हूँ। जब पराग बाहर निकला तो देखा आंसू घर से कुछ दूर उसी कमरे वाले रास्ते पे था और उसी ओर जा रहा था। जब तक पराग वहाँ पहुँचा, आंसू कमरे के अंदर जा चुका था। कुछ देर पराग बाहर ही खड़ा रहा। घमंडी कहीं की, जब तक वह मुझे नहीं बुलाएगी मैं खुद उस कमरे में नहीं जाऊंगा। जब आंसू बाहर आया तो पराग ने आंसू से पूछा, बेटा, आंटी कुछ बोल रही थी? नहीं, बस उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। वहाँ और कौन कौन था? कोई नहीं, वह अकेली रहती है ना। अच्छा, मेरा शक सही था, अकेली ही है वो। अब पराग उसकी हालत जानकर और बेचैन हो गया था। अगले दिन पराग को ऑफिस से आते ही शायद ससुराल से आई थी। पराग लौट कर उसके पास गया। ईरा, तुम कब आई? देखो मेरी पोस्टिंग फिर यहाँ हो गई। ईरा उसे फटी आंखों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो तुम? और सोमा भी तो यही है, पर मुझसे बात नहीं करती, अकेले उसी कमरे में रहती है। तुम जानती हो उसके साथ क्या हुआ? ईरा की आंखें अब और फट गई थी। बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से भाग गई। पराग अपनी परेशानियों में उलझा हुआ घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में
उसी कमरे के पास एक में रहती है, तुम जानती हो उसके साथ क्या हुआ? हीरा की आंखें अब और फट गई थी। बिना कोई जवाब दिए वो वहां से भाग गई। पराग अपनी परेशानियों में उलझा हुआ घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसी कमरे के पास एक आदमी उससे टकरा गया। वह बहुत डरा हुआ था। पराग को देखते ही कहने लगा, अरे साहब, उस कमरे में कोई चुड़ैल रहती है। मैं आज उस वीरान और पुराने कमरे के समीप चला गया था तो देखा एक लड़की, बिखरे बाल, लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून थे उसके। वो उस कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसके पाँव जमीन पर नहीं थे, वह हवा में लहरा कर चल रही थी। मुझे देखते ही ऐसे चीखी जैसे खा ही जाएगी। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। पराग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया। पराग अब अपने घर को जाने वाले रास्ते से वापस मुड़ चुका था। वह अबीरा के घर जा रहा था। पराग शाम को घर के बाहर स्तब्ध सा बैठा हुआ था। उसकी जेहन में रह रहकर पुराने दिन कौंध रहे थे। प्रीति बोली, पराग, आशु नहीं आया अभी तक, जरा बाहर देख लो। पराग उठा। वह जानता था आशु कहाँ मिलेगा। वह उसी कमरे की ओर बढ़ गया। पराग अब उस कमरे के दरवाजे पर था। आशु का सिर सोमा की गोद में था। वह उसका सिर सहला रही थी। पराग अंदर घुस गया। सोमा छिट खड़ी हो गई। आशु, तुम घर आओ बेटा, मम्मा बुला रही है, पराग ने कहा। सोमा दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई थी। वह बोली, बिल्कुल तुम पर गया है आंसू। तुमने ऐसा क्यों किया सोमा? क्या किया? तुम्हारा ही इंतजार ही तो कर रही हूँ। फिर वह सरार से बोली, तुम्हारे बालों में अब सफेदी आ गई है। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तो वही रुक गई ना बुद्धू, 1 इंच पल भर भी तो आगे नहीं बढ़ी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे दूर होकर नहीं रह सकती थी ना, इसीलिए जीवन ही खत्म कर लिया। माँ बाबा ने कहा, तू मर जा सोमा, पर बिरादरी से बाहर तेरा ब्याह नहीं हो सकता। समाज में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। वे जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। शादी के 4 दिन पहले माँ बाप किसी काम से शहर गए थे। उस दिन ही मैंने इसी कमरे में अपना जीवन खत्म कर लिया। पराग रो रहा था। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे आज ही मरी हूँ मैं। वो हंसने लगी। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक, सुमा फिर कहने लगी। तब से कई लोगों ने इस कमरे में आने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। लोगों ने इस कमरे को भूतिया नाम दे दिया। मेरा शरीर भी इतने सालों से इसी कमरे में पड़ा रहा। मैंने किसी को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं दिया। शुरुआत में तो इस कमरे की और कोई आता भी नहीं था। तुम जिस घर में रहते थे वह घर भी बंद कर दिया गया। इधर देखने से भी लोग डरते हैं। कई लोग तो मेरे खौफ के कारण इस कस्बे को छोड़कर भाग गए। मैं इस कमरे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। केवल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं यहाँ। सालों से बंद पड़ा रहा ये कमरा। मैं तुम्हें लेने आया था, मगर ईरा ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है और मैं लौट आया। कोई बात नहीं, आज तो आ ही गए हूँ। ईरा ने सोचा होगा मेरी मौत तुम सह नहीं पाओगे, इसीलिए तुमसे झूठ बोला होगा। हाँ, आज ईरा ने ही मुझे सारी सच्चाई बताई। विवाह का संस्कार तुम्हारे साथ नहीं हो सका, पर अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों ही चाहती थी मैं, पर अब वह इच्छा भी ना रही। क्यों? मैं चाहती हूँ कि अब आशु के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो। यदि तुम ऐसा करवा सको तो करवा दो। हाँ, प्रीति से इजाजत जरूर ले लेना। ऐसा कहकर सोमा ने एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर दिया। वहाँ सोमा की अस्थियां पड़ी हुई थी। पराग ने हाँ में सिर हिला दिया। अब कहो तो अलविदा ले लूं। अपना आंसू और प्रीति का ध्यान रखना। कुछ देर बाद आंसू प्रीति को लेकर वहां आया। प्रीति ने देखा पराग दीवार को अपने हाथों से सहला रहा था। प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो फफक कर रो पड़ा। उसने प्रीति को सारी बात बताई और पूछा, क्या आंसू सोमा का अंतिम संस्कार कर सकता है? प्रीति बोली, एक बात कहूँ? बोलो। सोमा दीदी आपसे भी अच्छी थी। पराग ने प्रीति को गले से लगा लिया। आज प्रीति को लगा जैसे उसने पराग को पूरा पा लिया है। सोमा का अंतिम संस्कार हो गया था। कस्बे के लोग बहुत खुश थे कि वह भूतिया कमरा ठीक हो गया था। उनके मन में उस कमरे का खौफ निकल चुका था। वही पराग को वह आबाद कमरा अब भूतिया और वीरान लगता था। हाँ, उन पुरानी स्मृतियों के धागों से नई स्मृतियां बुन ली थी, जो पहले से कहीं अधिक सुनहरी और हसीन थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।